हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करते हैं पावर सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे पावर सिस्टम का डिफिनीशन, पावर सिस्टम होता क्या है। देन हम देखेंगे पावर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव और फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पावर सिस्टम। फिर उसके बाद हम सिलेबस डिफाइन करेंगे एंड उसी सिलेबस के थ्रू हम पूरे पावर सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर सिस्टम होता क्या है, डिफिनीशन क्या है पूरे पावर सिस्टम का। ठीक है, सो पावर सिस्टम क्या है, बेसिकली ये एक नेटवर्क है, अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिप्लॉयड टू जनरेट, ट्रांसफर एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, सो डिफिनीशन से हमें क्या समझ में आ गया, पूरा पावर सिस्टम नेटवर्क किस लिए है, पावर को जनरेट करने के लिए एंड उसे ट्रांसफर कहाँ करना है, जहाँ पे उस पूरे इलेक्ट्रिकल पावर का यूटिलाइजेशन या कंजम्पशन हो सके। ठीक है, सो अब इस डिफिनीशन में ही हम कीवर्ड ढूंढें तो सबसे पहला आता है जनरेट, ठीक है, एंड देन आता है ट्रांसफर एंड देन आता है यूज। ठीक है, यानी पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क को अगर ब्रॉड वे में क्लासिफाई करें तो तीन पार्ट हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, सो जनरेटर के लिए अगर हम देखें तो जनरेट हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे करते हैं, जनरेटर से। ठीक है, जनरेटर एंड जनरेटर में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जनरेटर होते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर एंड दूसरा कौन सा होता है, इंडक्शन जनरेटर, सोलर पैनल। ठीक है, जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम दो टाइप का जनरेटर यूज करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर और इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, और एक सोलर इरेडियंस के थ्रू भी हम पावर जनरेट करते हैं, किसकी मदद से, हम सोलर पैनल की हेल्प से पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, अब चूंकि जनरेटर में कौन कौन से हमने देखे, सिंक्रोनस जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर एंड सोलर पैनल, बट जो जनरेटिंग कैपेबिलिटी है वोल्टेज लेवल की वो क्या है, अप टू 25 kV है। ठीक है, जो जनरेटिंग वोल्टेज लेवल की कैपेबिलिटी है वो अप टू क्या है, 25 kV। वैसे नॉर्मली बुकों में आपने देखा होगा 10 kV टू 25 kV, बट लोअर वोल्टेज पे भी पावर जनरेट किया जा सकता है, लाइक विंड टरबाइन से। ठीक है, सो लोअर वोल्टेज पे भी पावर जनरेट किया जाता है, इसलिए मैंने लिखा है अप टू 25 kV। और ऐसा क्यों है, ड्यू टू इंसुलेशन कंस्टेंट्स ऑफ जनरेटर टर्मिनल। अब बात आती है, जब हम पावर जनरेट कर लिए तो हमारे पास तीसरा सेक्शन कौन सा है, ट्रांसफर। ठीक है, यानी इस जनरेटेड इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करने के लिए किसी पर्टिकुलर ट्रांसमिटिंग मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। ट्रांसमिटिंग मीडियम हम देखें तो कौन कौन से होते हैं, आपने आसपास देखा होगा, कौन कौन से होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन, और इसे बोलते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, और अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, मीन्स पावर को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम हो सके, उसके लिए हमें किसी ट्रांसमिटिंग मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। एंड ट्रांसमिशन हम कैसे करते हैं पावर का, थ्रू द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, ध्यान रहे ये सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब हैं पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क में, बिकॉज ट्रांसमिशन लाइन हो, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या अंडरग्राउंड केबल, यही दोनों क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस इन्हीं पार्ट पे होता है। ठीक है, एंड चूंकि इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड होते हैं तो इनमें कोरोजन के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा अगर टेक केयर हम करेंगे पूरे पावर सिस्टम में, हम इन दो पार्ट का करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या अंडरग्राउंड केबल से हम पावर को ट्रांसमिट कर लिए तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यूज का मतलब क्या हो गया, लोड। ठीक है, एंड लोड कितने टाइप के होते हैं, लोड मेनली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, स्टैटिक लोड, दूसरा क्या होता है,
सिंक्रोनस मोटर एंड थर्ड क्या होता है, इंडक्शन मोटर। ठीक है, सो ये तीन टाइप के लोड हमारे पास होते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करते हैं, स्टैटिक लोड, सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर। स्टैटिक लोड की बात करें तो ये क्या क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये क्या है, स्टैटिक लोड है। स्टैटिक लोड आप आसपास देखते भी हैं, हाउस होल्ड एप्लीकेशन में हम डेली देखते हैं, लाइक बल्ब हुआ, है ना, ओवन हुआ, ये सारे क्या हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं वो क्या है, स्टैटिक लोड है। सिंक्रोनस मोटर क्या है, इंडस्ट्रियल लोड है। ठीक है, जो कि इंडस्ट्री पर्पज के लिए यूज होता है। इंडक्शन मोटर हमारे घरों में भी देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि फैन है। ठीक है, एंड दूसरा वैक्यूम क्लीनर, ऐसे ही कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है हमारे घरों में भी जो एज ए इंडक्शन मोटर वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे ही हमने पावर जनरेट किया जनरेटर से, तो उसका वोल्टेज लेवल क्या था, 25 kV तक था। ठीक है, एंड चूंकि जनरेटिंग स्टेशन एंड लोड सेंटर के बीच की डिस्टेंस बहुत लंबी होती है, बिकॉज जनरेटिंग स्टेशन नॉर्मली अगर पावर जनरेट करते हैं तो किससे करते हैं, थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, यानी कोल बंद करके और बॉयलर में हम स्टीम बनाते हैं। ठीक है, सो ये सारी प्रोसेसिंग क्या होती है, कुछ ही दूर दराज एरिया में होती है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट वो भी कहाँ होते हैं, जहाँ पे रिवर होगा, ठीक है, या पहाड़ी इलाके में। तो हाइड्रो पावर प्लांट भी क्या होते हैं, बहुत ही दूर होते हैं लोड सेंटर से। यानी जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है मैक्सिमम क्या होते हैं, डिस्टेंस पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस पे लोकेटेड होने की वजह से हमें जो जनरेटेड पावर है उसे ट्रांसमिट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एंड जब हम पावर ट्रांसमिट करेंगे तो लेट सपोज जब भी हम पावर जनरेट करते हैं तो बल्क अमाउंट में हम पावर जनरेट करेंगे। ठीक है, बल्क अमाउंट में जब पावर जनरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारी पावर जनरेशन होगी वो किस में होगी, किलोवाट या मेगावाट में। ठीक है, सो किलोवाट या मेगावाट के पावर को जब हम ट्रांसमिट करेंगे, और चूंकि हमारे पास वोल्टेज लेवल जो जनरेटेड है वो क्या है, 25 kV तक लिमिटेड है, तो हम जब पावर ट्रांसमिट करेंगे तो जाहिर सी बात है P इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाई। ठीक है, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। यहाँ से अगर I देखें तो क्या हो जाता है, P अपॉन वी कॉस फाई। ठीक है, यानी अगर हमें कांस्टेंट पावर यानी सेम अमाउंट के पावर को डिलीवर करना है और हमारा वोल्टेज लेवल 25 kV तक ही है और जनरेटेड पावर हमारा लार्ज अमाउंट में है, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी करंट हमारा मैक्सिमम होगा। और करंट अगर हमारा मैक्सिमम होगा, ये करंट अगर हमारा मैक्सिमम होगा, तो अगर हम पावर लॉस निकालें, P लॉस निकालें, तो P लॉस हमारा क्या होता है, I स्क्वायर R। ठीक है, क्या होता है, I स्क्वायर R। यानी अगर करंट हमारा लार्ज है तो सोचिए पावर लॉस कितना ज्यादा होगा। ठीक है, I की वैल्यू अगर हम रखें P अपॉन वी कास फाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू आर। ठीक है, सो देख सकते हैं कि पावर लॉस जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी अगर हम वोल्टेज को जितना ज़्यादा इंक्रीज कर दें हमारा पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पावर लॉस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जाहिर सी बात है इस बल्क अमाउंट के पावर को एक डिस्टेंस तक ट्रांसफर करने के लिए हमें वोल्टेज लेवल को क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस वोल्टेज लेवल को चेंज करने के लिए हमें जनरेटर एंड ट्रांसमिटिंग मीडियम के बीच में एक और कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। सो ट्रांसफॉर्मर हम देखें, इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मर हम देखें तो ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप के होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर एंड 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में भी हमारे जो वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो स्टार एंड डेल्टा के कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। ठीक है, यानी हमें जनरेशन से वोल्टेज को अप करने के लिए, ताकि ट्रांसमिशन लाइन पे हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट हो, हमें क्या चाहिए, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगेन जब हम हाई वोल्टेज लेवल से पूरे पावर को ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या अंडरग्राउंड केबल के थ्रू एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक
ट्रांसमिट कर चुके होंगे, यानी लोड सेंटर तक ट्रांसमिट कर चुके होंगे, तो इस ट्रांसमिटिंग मीडियम एंड लोड सेंटर के बीच में भी हमें वोल्टेज लेवल को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज लोड एक पर्टिकुलर रेटेड वोल्टेज पे ही वर्क करता है। ठीक है, सो जो भी लोड की रिक्वायरमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल लोड हो चाहे हाउस होल्ड एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल लोड की बात करें तो 33 kV 11 kV इस टाइप की वोल्टेज रेटिंग की लोड रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, या अगर हाउस होल्ड की बात करें तो 230 kV, ठीक है, एंड 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज पे रिक्वायर्ड होती है। यानी हमें इस ट्रांसमिशन लाइन के बाद हमें लोड सेंटर तक पावर को डिलीवर करने के लिए हमें वोल्टेज लेवल को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। एंड डाउन करने के लिए अगेन जो हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज किया था स्टेप अप मोड में, ऐसा ही कोई ट्रांसफार्मर हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा जो कि स्टेप डाउन करे वोल्टेज को। ठीक है, सो हम यहाँ पे लगाएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगेन यहाँ भी ट्रांसफार्मर जानते हैं कैसे होता है, सिंगल फेज या 3 फेज एंड 3 फेज स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन में कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास अगर मेजर इक्विपमेंट हम देखें तो क्या क्या होते हैं, पावर जनरेशन से लेके पावर ट्रांसमिशन तक एंड पावर ट्रांसमिशन से लेके पावर कंजम्पशन तक क्या क्या होते हैं, जनरेटर के बाद ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसमिशन लाइन के बाद ट्रांसमिशन लाइन के बीच में हमें क्या चाहिए, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन के बाद भी हमें क्या चाहिए, ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टार्टिंग एंड पे स्टेप अप एंड सेंडिंग एंड पे हमारा क्या चाहिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद हम देखेंगे लोड पे, एंड लोड पे हमारे पास लोड आएंगे। लोड कौन कौन से, स्टैटिक लोड मीन्स RLNC यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन में फॉर्म स्टैटिक लोड हो, या सिंक्रोनस मोटर हो, या इंडक्शन मोटर हो। ठीक है, यही हमारा पूरा का पूरा पावर सिस्टम के अंदर पढ़ा जाएगा। ठीक है, सो पावर सिस्टम को हम ब्रॉडली देख लिए, डेफिनेशन देख लिए और कॉन्सेप्ट समझ लिए कि पावर सिस्टम हमारा यूज हो क्यों रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो भी हम पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं वो लोड सेंट्रिक न करके हम जनरेशन एंड ट्रांसमिशन सेंट्रिक करते हैं। ठीक है, क्योंकि लोड के इक्विपमेंट से ज़्यादा कॉस्टली हमारा पावर जनरेशन एंड पावर ट्रांसमिशन के इक्विपमेंट कॉस्टली हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा, और अगर हमारे जनरेटिंग स्टेशन पे एंड ट्रांसमिटिंग मीडियम में अगर हमारा पूरा सिस्टम ओके है तो फिर हमारा लोड सेंटर भी क्या होगा, ओके होगा। यानी हमारा मेन फोकस कहाँ पे होगा, जनरेटिंग एंड पे एंड ट्रांसमिटिंग एंड पे। ठीक है, लोड में अगर हम देखें तो हम इन भाई साहब को कंसीडर नहीं करते नॉर्मली। ठीक है, लाइक स्टैटिक लोड, क्योंकि स्टैटिक लोड जो होते हैं वो बहुत ही कम रेटिंग के होते हैं। अगर ये बहुत ही बल्क रेटेड यानी बैंक ऑफ रेजिस्टेंस, बैंक ऑफ इंडक्टेंस, बैंक ऑफ कैपेसिटेंस हैं, तब तो इन्हें कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम इन्हें क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप भी जानते हैं छोटे लोगों को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। ठीक है, सो हमारे पास स्टैटिक लोड क्या हुआ है, नॉर्मली रिमूव हो जाते हैं। पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क के एनालिसिस जब हम देखेंगे तो उसमें से स्टैटिक लोड को हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, जो हम कंसीडर करेंगे लोड साइड पे वो मेनली हम करेंगे सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर, एंड इन दोनों में भी मैक्सिमम हम कंसीडर करेंगे सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, क्योंकि जो हमारे न्यूमेरिकल पार्ट पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस पे पूछे जाएंगे, सिंक्रोनस मोटर पे। ठीक है, सो इन सारे कंपोनेंट को हमने देखा, तो आप अगर ये देखेंगे तो ऐसा कौन कौन सा इक्विपमेंट है जो अभी तक आपने स्टडी नहीं किया है। ठीक है, इक्विपमेंट में अगर हम देखें तो सारी की सारी चीज़ें आप स्टडी कर चुके हैं। लाइक अगर हम देखें तो जनरेटर आप मशीन में देख चुके हैं, चाहे सिंक्रोनस जनरेटर हो, इंडक्शन जनरेटर हो। ठीक है, सोलर पैनल आपने देखा है या नहीं देखा है, शायद रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आप सोलर पैनल के कॉन्सेप्ट को जरूर समझेंगे। ठीक है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पावर सिस्टम 1 में आप पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं अभी तक तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या अंडरग्राउंड केबल किससे बिलोंग करता है, पावर सिस्टम 1 से। ठीक है, इसकी स्टडी हम वहाँ कर चुके हैं। एंड लोड पे देखें तो सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर भी ऑलरेडी हम मशीन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बचा एक रहा सा इक्विपमेंट, कौन सा, ट्रांसफार्मर, जो कि हम ऑलरेडी मशीन में स्टडी कर चुके हैं। यानी हम हर एक इक्विपमेंट के डिटेल कॉन्सेप्ट से फुल्ली अवेयर हैं। ठीक है, बट अब हमें क्या चाहिए, हम इनको एक कंबाइंड वे में ऑपरेट कराएंगे और एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। एंड टास्क हमारा क्या है, पावर जनरेट करना, पावर ट्रांसमिट करना एंड पावर को यूटिलाइज करना इफेक्टिवली। ठीक है, यही हमारा पूरा क्या है, पावर सिस्टम।
अब पावर सिस्टम के डिफिनीशन एंड पावर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि पावर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, सो पावर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, तो सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक। चलिए, सो इकोनॉमिक आ जाएगा। इकोनॉमिक में हम देखें तो इकोनॉमिक हर एक सिनेरियो से होना चाहिए। इकोनॉमिक इन द सेंस जनरेशन भी जो हो इलेक्ट्रिकल पावर का वो क्या हो, इकोनॉमिक हो, एंड जो पावर का ट्रांसमिशन हो वो भी क्या हो, इकोनॉमिक हो। यानी इकोनॉमिक पावर जनरेशन, ठीक है, एंड इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। ठीक है, सो ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो कोई भी पावर सिस्टम नेटवर्क अगर हमने डिजाइन किया है तो जाहिर सी बात है यूजर सेंट्रिक तो होना चाहिए। ठीक है, एंड यूजर सेंट्रिक होने का मतलब क्या है, क्योंकि यूजर के पास यानी कस्टमर के पास क्या है, जो भी इक्विपमेंट हैं वो रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी पे वर्क करने के लिए बने हुए हैं। यानी पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क में हमारी क्या होनी चाहिए, रेटेड फ्रीक्वेंसी पे पावर डिलीवर होनी चाहिए, रेटेड वोल्टेज पे पावर डिलीवर होनी चाहिए। यानी दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया। थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सिस्टम हमने डिजाइन कर लिया लेकिन क्या सिस्टम रिलायबल है कि नहीं। ठीक है, सो थर्ड क्या है, रिलायबल। रिलायबल का मतलब है कि अगर हम पावर सिस्टम को डिजाइन किए हैं, किसके लिए डिजाइन किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो रही है वो कॉन्टिन्यूस होती रहेगी या नहीं हो। ठीक है, सो यानी कॉन्टिन्यूस मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूसली वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, यानी हमारा पूरा पावर सिस्टम नेटवर्क क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। और जैसा कि जब मैं डिफाइन कर रहा था पावर सिस्टम को तो वहीं पे बताया था कि सबसे खतरनाक भाई सब कौन थे, ट्रांसमिशन लाइन एंड केबल थे। ठीक है, सो ट्रांसमिशन लाइन एंड केबल ही इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल चांसेस कहाँ पे होते हैं, इन्हीं दो पे होते हैं। क्रोजन, डिटोरिएशन, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी, केबल या केबल के इंसुलेटिंग मटेरियल पे या ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पे, सरफेस पे। ठीक है, सो रिलायबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो किसके टर्म में देखते हैं कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो हमारा है वो हमारा रिलायबल होना चाहिए, या हम कहें कि जो हमारा अंडरग्राउंड केबल है वो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें थर्ड ऑब्जेक्टिव के बाद तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, इकोनॉमिक हो गया, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी पे पावर डिलीवर कर रहा है, रिलायबल भी है। लेकिन फोर्थ क्या है कि हमारा पावर सिस्टम नेटवर्क स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, चूँकि इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड है। ठीक है, मैक्सिमम इक्विपमेंट, ठीक है, एंड मेजर इक्विपमेंट कौन सा है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड केबल। यानी जाहिर सी बात है फॉल्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं पावर सिस्टम नेटवर्क में। दूसरी चीज़, चूँकि लोड हमारा टाइम टू टाइम क्या करता है, वैरी करता रहता है। यानी कभी हमारा डेफिसिट आएगा डिमांड में, कभी हमारा सरप्लस आएगा। ठीक है, जब हमारा पीक पावर कंजम्पशन आता है तो उसमें पीक पावर को मैनेज करने के लिए, मीट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा जनरेटिंग पावर ऐड करना होता है। ठीक है, मोस्टली हम गैस पावर प्लांट से करते हैं। एंड अगर डेफिसिट आ रहा है तो जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं कोई फीडर डिस्कनेक्ट करेंगे। यानी फ्रिक्वेंटली पावर सिस्टम नेटवर्क में स्विचिंग ऑपरेशन चलते रहते हैं। ठीक है, तो यानी हमारे पास दो चांसेस हैं, एक तो स्विचिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, दूसरा फॉल्ट अगर हो सकता है। इन दोनों की वजह से कुछ इसमें पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। ठीक है, एंड उस डिस्टर्बेंस को क्या हमारा पावर सिस्टम नेटवर्क ऑब्जर्व करके क्या ये मोमेंट्री है या लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर मोमेंट्री है तो आफ्टर शॉर्ट डिस्टर्बेंस क्या वो अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन को अचीव कर ले जा रहा है या नहीं कर ले जा रहा है। ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगा, स्टेबल के अंदर। ठीक है, अगर लॉन्ग टाइम के लिए डिस्टर्बेंस है तो क्या हम उस पर्टिकुलर सेक्शन को रिमूव करके बाकी हेल्दी पार्ट को रन करा सकते हैं कि नहीं, ऑटोमेटिक वे में। ठीक है, यानी हमारा पूरा पावर सिस्टम नेटवर्क क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, सो स्टेबल की अगर हम बात करें तो हम किसके किसके टर्म में बात किए, मीन्स फॉल्ट क्लियरेंस एंड स्विचिंग ऑपरेशन। यानी इन दोनों कंडीशन पे हमारा पावर सिस्टम नेटवर्क क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ। ठीक है, सो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है पावर सिस्टम का, फ्लेक्सिबल। ठीक है, मीन्स हमारा पावर सिस्टम नेटवर्क क्या होना चाहिए,
फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस डे बाय डे हमारी इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी जाहिर सी बात है हमें नंबर ऑफ जनरेटिंग स्टेशन क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड लोड सेंटर भी हमारे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप हो रहे हैं, तो उनके लिए वो क्या है, लोड है, एंड लोड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। सो उनके लिए भी हमें पूरे पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारे पूरे पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में फ्यूचर स्कोप होना चाहिए एक्सटेंशन का, ठीक है। सो वो किसके अंतर्गत आएगा, फ्लैक्सिबिलिटी के, ठीक है। अगर फ्यूचर एक्सपेंशन हो सकता है पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में, तो पूरा पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क क्या है, फ्लैक्सिबल है। एंड ये फ्लैक्सिबिलिटी हम अचीव किसके थ्रू करते हैं, HVDC लिंक के थ्रू, HVDC लिंक, बाइपोलर लिंक कह ले, ठीक है, और फैक्ट्स डिवाइसेस के थ्रू, फैक्ट्स डिवाइसेस, ठीक है। और ये किसके लिए हम कर रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर पावर सिस्टम नेटवर्क है, कोई एक सोलो मोड में दोनों वर्क कर रहे हैं, अगर उनको इंटरकनेक्ट कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। और उन दोनों को हम किससे ऐड करेंगे, चाहे HVDC लिंक से या फैक्ट्स डिवाइसेस से, ठीक है। सो हमारे पास 5 ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया। अब 6 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। सो 6 ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो क्या है, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। पावर सिस्टम नेटवर्क क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड की बात करें तो पूरा पावर सिस्टम नेटवर्क, चूँकि फॉल्ट अकरेंस के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड स्विचिंग ऑपरेशन के समय सर्ज क्रिएट होते हैं, एंड सर्ज की स्पाइक्स जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में कभी कभी अकर हो जाते हैं। सो उन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारा पावर सिस्टम का हर एक इक्विपमेंट प्रॉपर प्रोटेक्टिव स्कीम के थ्रू प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क एक बल्क पावर को जनरेट एंड ट्रांसमिट करने के लिए यूज हो रहे हैं, यानी सबकी रेटिंग क्या होगी, हाई होगी, एंड हाई रेटिंग के इक्विपमेंट की कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है हर एक कंपोनेंट को इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए, पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क के इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, हर एक इक्विपमेंट को, हर एक सेक्शन को प्रॉपर प्रोटेक्टिव स्कीम के थ्रू हम उसे प्रोटेक्टेड करेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन तक ही सीमित नहीं है, हम लोड सेंटर पे भी क्या करते हैं, पूरे लोड सेंटर पे जो भी हमारे पास इक्विपमेंट हैं, इंडस्ट्रियल लोड हैं या हाउस होल्ड लोड हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर अर्थिंग, ठीक है। सो प्रोटेक्शन हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क को इफेक्टिवली रन करने के लिए, ठीक है। एंड इसी प्रोटेक्टिव स्कीम में अगर हम जनरेशन एंड ट्रांसमिशन साइड देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पार्ट आता है इसमें, प्रोटेक्टेड में, फॉल्ट डिटेक्टिंग यूनिट। फॉल्ट डिटेक्टिंग यूनिट का मतलब क्या हो गया, रिले, एंड ऑपरेटिंग स्विचेज, एंड ऑपरेटिंग स्विचेज का मतलब क्या हो गया, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। यानी प्रोटेक्टेड होना चाहिए, यानी प्रॉपर रिलेज एंड सर्किट ब्रेकर के कॉम्बिनेशन से, यानी प्रॉपर प्रोटेक्टिव स्कीम से हर एक कंपोनेंट, हर एक सेक्शन पावर सिस्टम नेटवर्क का प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पावर सिस्टम नेटवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव कि हम इसे पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। सो हमने देखा डेफिनेशन, फिर उसके बाद देखा हमने ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव बाद हम मूव करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन, एंड ट्रांसमिशन के बाद हम जो सर्व कर रहे हैं लोड सेंटर को, वो क्या है, एप्लीकेशन ही है, वो क्या है, एप्लीकेशन ही है, ठीक है। बट इन सारे एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, स्टेट कॉर्पोरेशन करती है या सेंट्रल कॉर्पोरेशन करती है। अगर हम एप्लीकेशन में जाएं तो एक और नया टर्म आया, पावर ग्रिड। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पावर ग्रिड होता क्या है, ठीक है। सो पावर ग्रिड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पावर ग्रिड में इंडिया के पास क्या है, एक नेशनल ग्रिड है। एंड नेशनल ग्रिड की जब हम बात करते हैं तो नेशनल ग्रिड का क्या मतलब है, वन नेशन वन ग्रिड, ठीक है, वन नेशन वन ग्रिड। 2014 में ये न्यूज़ में आ गया था कि इंडिया अब वन नेशन वन ग्रिड को अचीव कर चुका है,
ठीक है। वन नेशन वन ग्रिड का मतलब क्या है कि हमारे इंडिया के पास क्या है, नेशनल पावर ग्रिड है। इसी को बोलते हैं पावर ग्रिड या इलेक्ट्रिक ग्रिड, जिसे गवर्न करती है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ PGCIL, ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये वन नेशन वन ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट हम अचीव कर पाए वो कब कर पाए, 2014 में। 2014 भी नहीं कहेंगे, हम 31 दिसंबर 2013 को वन नेशन वन ग्रिड हम अचीव कर चुके थे, ठीक है। अब नेशनल ग्रिड होने से पहले क्या हमारे पास पावर ग्रिड नहीं थे? बिल्कुल थे। ग्रिड का मतलब क्या होता है? ग्रिड का मतलब होता है जाल, यानी नेटवर्क का आपस में इंटरकनेक्शन, एंड वो पूरे नेटवर्क के इंटरकनेक्शन क्या करते हैं, एक जाल का फॉर्मेशन करते हैं। यानी ग्रिड का मतलब एक तरह से कह दिया मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। सो ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंडिया में 1961 से ही लागू है। लेकिन उस समय हमारे पास क्या होते थे, रीजनल ग्रिड होते थे। रीजनल ग्रिड की बात करें तो नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्दर्न ग्रिड, दूसरा ईस्टर्न ग्रिड, तीसरा हम देखें नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड, चौथा देखें वेस्टर्न ग्रिड, एंड फिफ्थ देखें तो क्या है, सदर्न ग्रिड, ठीक है। यानी इसे हम क्या बोल देंगे, रीजनल ग्रिड, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास 5 रीजनल ग्रिड है, ठीक है, जो कि 1961 से ही वर्किंग में थे। वर्किंग इन द सेंस जो भी रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थे वो आपस में पावर स्टेशन नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट करके एंड पावर एक्सचेंज आपस में करते थे, ताकि डेफिसिट एंड सरप्लस को मेंटेन किया जा सके उस लोकल रीजन में, ठीक है। सो वही क्या है, रीजनल ग्रिड है। बट अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल कब आया, सेंट्रल गवर्नमेंट 1975 से सबसे पहले NTPC एंड अदर कंपनियों को वो क्या की, गवर्न करना, मीन्स अपने अंदर ले लिया और उनके पावर जनरेशन को रेगुलाइज करना शुरू किया, ठीक है। एंड 1975 के बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट पावर सेक्टर में एंट्री ले चुका था तो 1989 में वन नेशन वन ग्रिड कॉन्सेप्ट पे इंडिया वर्क करना शुरू किया, ठीक है। 1989 पे जब इंडिया ने सोचा कि वन नेशन वन ग्रिड हमारे भारत देश में होगा, तब 1991 में HVDC बाइपोलर लिंक के थ्रू हम सबसे पहले नॉर्दर्न ग्रिड के ही, नॉर्दर्न ग्रिड क्या है हमारा सबसे बड़ा है, और नॉर्दर्न ग्रिड के ही वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट को, ठीक है, हम क्या किए, HVDC लिंक से हम जोड़ दिए, ठीक है। एंड जोड़ के जब हम पूरे नॉर्दर्न रीजन के सारे पावर सिस्टम नेटवर्क को इंटरकनेक्ट कर दिए तो ये क्या हो गया, एक सक्सेसफुल पावर एक्सचेंज हो गया बिटवीन द सेवरल पावर सिस्टम नेटवर्क, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्दर्न ग्रिड की बात। नॉर्दर्न ग्रिड में सक्सेसफुल होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले ईस्टर्न ग्रिड एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न ग्रिड को आपस में क्या कर दिया, इंटरकनेक्ट कर दिया, और ये किया 1991 में ही, ठीक है। सो जब इन दो ग्रिड को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया और इनको सक्सेसफुली ऑपरेट कर लिया, ठीक है, एंड सक्सेसफुली ऑपरेट करने के साथ साथ हम आगे बढ़ते चले गए, एंड देन इन मार्च 2013 में वेस्टर्न ग्रिड को भी इन दोनों ग्रिड्स के थ्रू टाई कर दिया गया, ठीक है। मीन्स इन तीनों रीजनल ग्रिड को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। एंड इन तीनों रीजनल ग्रिड के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद 2006 अगस्त 2000, ये क्या है 2003, ठीक है, 2003, यहाँ क्या है 2006 में नॉर्दर्न ग्रिड भी हमारे जो भी 3 इंटरकनेक्टेड रीजनल ग्रिड थे उससे इंटरकनेक्ट हो गया, और हमारे पास 4 रीजनल ग्रिड आपस में सिंक्रोनाइज होके वन ग्रिड के फॉर्मेशन में वर्क करने लगे, ठीक है। एंड देन साउथर्न ग्रिड हमारा जो है वो कब हुआ, ये हुआ 31 दिसंबर, सबसे लास्ट में यही ऐड हुआ है, एंड 31 दिसंबर 2013 को रायचूर एंड सोलापुर 765 kV ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या हो गया, हमारे जो भी 4
रीजनल ग्रिड आपस में इंटरकनेक्टेड थे उनके साथ ये सिंक्रोनाइज हो गया, ठीक है। एंड सिंक्रोनाइज होने के साथ साथ हमारे पांचों रीजनल ग्रिड आपस में क्या हो गए, इंटरकनेक्ट हो गए और वन ग्रिड वन नेशन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि ये सारे के सारे इंटरकनेक्ट हो गए एंड नेशनल ग्रिड का फॉर्म किए, तो नेशनल ग्रिड का मतलब क्या हुआ, नेशनल ग्रिड का मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे कैसे वर्क करेंगे, सिंक्रोनस मोड में, ठीक है, यानी सिंक्रोनसली ऑपरेटेड, ठीक है। ये सारे के सारे रीजनल ग्रिड क्या करेंगे, सिंक्रोनस मोड में ऑपरेट करेंगे, ठीक है। इससे हम हर एक रीजन के डेफिसिट एंड सरप्लस एनर्जी को आपस में एक्सचेंज करके बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं एनर्जी का, ठीक है। पावर सिस्टम के डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड ग्रिड के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे पावर सिस्टम का सिलेबस। चूँकि पावर सिस्टम सब्जेक्ट का सिलेबस अपने आप में बहुत ही वास्ट है एंड किसी भी यूनिवर्सिटी में ये 3 से 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ठीक है। यानी पूरे पावर सिस्टम के सारे टॉपिक को हम 3 से 4 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा पावर सिस्टम 1, पावर सिस्टम 2। पावर सिस्टम 1 की बात करें तो किसी यूनिवर्सिटी में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड दूसरा पावर सिस्टम 2 यानी पावर सिस्टम एनालिसिस। तीसरा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड फोर्थ हमारा क्या होता है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर स्टेशन प्रैक्टिस, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। ये सारे के सारे सेक्शन क्या हैं, पावर सिस्टम के ही पार्ट हैं, ठीक है। सो हम पावर सिस्टम को जो शुरू करेंगे वो सबसे पहले हम पार्ट 2 से करेंगे, ठीक है। एंड पार्ट 2 की स्टडी करने के बाद हम पढ़ेंगे पावर सिस्टम 1। पावर सिस्टम की डिटेल स्टडी करिएगा जरूर, चाहे यहाँ से करिए चाहे किसी अन्य मीडियम से करिए, बट पावर सिस्टम की नॉलेज बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। चाहे गेट एग्जामिनेशन हो, IES हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पावर सिस्टम से मैक्सिमम मार्क्स उठाए जा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, पावर ग्रिड, इन सारी चीज़ें के बारे में समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन एंड स्टे विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद द सिलेबस ऑफ पावर सिस्टम 2।